Hello all, welcome back to our channel that is Veda EdTech. Today we are going to talk about first chapter of Science 2 that is nothing but heredity and evolution. ये चैप्टर को हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे या इन शॉर्ट आई कैन से दैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो इस टॉपिक में से आपको याद रखना है जिसकी वजह से आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. सो विदाउट फर्दर एडी लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. ओके, सो आई विल बी राइटिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स और टॉपिक्स जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है. फिर हर एक टॉपिक का क्विकली हम लोग ब्रीफिंग करेंगे. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इस हमारे चैप्टर में है. अगर मैं ओवरव्यू के हिसाब से बात करूं तो ओवरव्यू के हिसाब से जो वेरी फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर है दैट इज नथिंग बट हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. ठीक है. सेकंड वाला मेन जो टॉपिक है दैट इज सेंट्रल डॉगमा. आप सोच रहे हो कि सर सेंट्रल डॉगमा जैसा नहीं लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन लिखा हुआ है, तो बेटा वो सेंट्रल डॉगमा में ही आता है. देन इसके बाद हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे जो है हमारा म्यूटेशन. ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन की. इवोल्यूशन के साथ साथ उसके एविडेंसेस की भी बात करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर में. देन दो महान साइंटिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं जो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज लेमार्किज्म और एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसका थियरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पीसिएशन. इसको लास्ट बोल दिया बट आप लोग एक चीज भूल गए जो इस चैप्टर की आप बोल सकते हो जान है या जिसकी वजह से हम लोग हैं, दैट इज नथिंग बट ह्यूमन इवोल्यूशन. सो एज यू कैन सी दीज आर दी टॉपिक्स जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में. क्विकली इसको रिवाइज करते हैं, बहुत ज्यादा इजी है. और कहाँ पे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर में से टॉपिक का वो भी आई विल गिव यू द आइडिया. और वेरी फर्स्ट थिंग, पहले चैप्टर का नाम क्विकली जान लेते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी का क्लियर सा मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जो भी कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर हुए दैट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. तो इन शॉर्ट आप जितने भी सिमिलर दिख रहे हो आपके पेरेंट्स से दैट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. सो मैं यहाँ पे मार्क करके रख सकता हूँ कि भाई हेरिडिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटीज. अब जितने ज्यादा सिमिलर आपके पेरेंट्स से दैट इज बिकॉज जो सिमिलैरिटी दैट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. एंड सेकंड पॉइंट देखोगे इवोल्यूशन. आप ये चीज तो जानते हो कि भाई जो इंसान है वो पहले मंकी हुआ करता था, मंकी से इवॉल्व हुआ है. सो एक रात में सोए तो आप मंकी थे, मॉर्निंग में उठे तो इंसान हुए. इतने जल्दी तो ये चीज नहीं हुई, राइट. इसको टाइम लगा है. सो जो भी ये चीजें होती है, बड़े बड़े जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं. सो दिस इज ग्रेजुअल जो चेंजेस है वो आते हैं इवोल्यूशन में. तो मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया है कि टॉपिक का मतलब क्या है. एक चीज वो जिसमें कैरेक्टर्स की ट्रांसफर होने की बात की जाती है और दूसरी चीज वो जिसमें ग्रेजुअल चेंजेस के बारे में बात की जाती है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, कई जनरेशन आगे आई तो ग्रेजुअल चेंजेस करते करते आई और हम लोग इवॉल्व हो चुके. इवोल्यूशन उसे कहते हैं. हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप जब चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता है कई अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए. जैसे हम लोग ने ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में बात की जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कैरेक्टर्स का ट्रांसफर बताया. तो वो सारे साइंटिस्ट जो है उनकी डिस्कवरीज विद डेट्स आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलती है. सो एट द एंड हम लोग उसका चार्ट भी डाल देंगे वीडियो के एंड में, तो आप उसको एक बार देख के एनालाइज कर सकते हो. समरी वाला चार्ट आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. नेक्स्ट चीज आती है सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा क्या चीज होती है बेटा? सेंट्रल डॉगमा जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर थिंग्स. सेंट्रल डॉगमा जो होता है इसमें 3 चीजें आती है. अभी कौन सी 3 चीजें हैं? इसमें आता है ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. सेकंड आता है ट्रांसलेशन. ओके. एंड लास्ट आता है ट्रांसलोकेशन. तो ये बेटा 3 चीजें हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन. और इन तीनों चीजों को हम लोग साथ में बोलते हैं प्रोटीन
सिंथेसिस बोलने का मतलब है, देखो मैंने 3 ऑल्टरनेटिव यूज किए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन भी सेम ही है सेंट्रल डॉगमा के लिए एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब ये तीनों चीजें एक ही है, वेदर ये बोलो, वेदर सेंट्रल डॉगमा बोलो, वेदर प्रोटीन सिंथेसिस बोलो। सो ऐसे करके आपको बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकता है, ताकि आप लोग को चीजों की वेरिएशंस के बारे में पता चले कि भाई कौन सा टॉपिक कौन से वे में भी पूछा जा सकता है। नॉट ऑलवेज दे आर गोइंग टू आस्क प्रोटीन सिंथेसिस, कभी सेंट्रल डॉगमा पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया। तो चलो क्विकली देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन का सीधा सा मतलब है कि भाई मेरे जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, उससे जो एमआरएनए के बनने का प्रोसेस होता है, उसको मैं ट्रांसक्रिप्शन बोलता हूँ। अगर किसी को बेसिक वाला डेफिनेशन भी नहीं आता है तो वो ये लिख सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जो एमआरएनए बनने का जो प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड। सेकेंड, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का बेटा एकदम सिंपल सा मतलब है, जो मेरा एमआरएनए बना है डीएनए से, उस एमआरएनए से आगे चल के बनेगा प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सिंपल। लास्ट है ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि भाई चेंजिंग लोकेशन ऑफ हमारा राइबोसोम। मेरे पास जो राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में, प्रोसेस में, वो 3-3 कोड के हिसाब से आगे चलते रहता है। तो उसका जहां पे लोकेशन चेंज हुआ राइबोसोम का, उसको मैंने बोला ट्रांसलोकेशन, चेंजिंग लोकेशन ऑफ राइबोसोम। तो ये तीनों चीजें आती है सेंट्रल डॉगमा में। उसके बाद जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, इसके बाद आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज नथिंग बट आपको दिखते हैं सडन चेंजेस। भाई सडन चेंजेस कहाँ पे दिखते हैं? सडन चेंजेस दिखते हैं मुझे न्यूक्लियोटाइड। अब बोलोगे सर न्यूक्लियोटाइड क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। वैसे ही हमारे डीएनए को बनाने के लिए बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। एक बाजू में मैं लिख भी दूं न्यूक्लियोटाइड को क्लियर करने के लिए कि बेटा इसमें आता है एक शुगर, शुगर के साथ साथ आता है एक फॉस्फेट का ग्रुप एंड उसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेस। ये 3 कंपोनेंट मिल के साथ में जो बनाते हैं, उसको मैं बोलता हूं न्यूक्लियोटाइड। सिंपल, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एवरीवन इज अवेयर कि भाई ग्रेजुअल चेंजेस, बहुत बड़ी थियोरी है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे कैसे आया। बोला गया कि यूनिसेल्युलर से लिविंग ऑर्गेनिज्म आया। आपने प्रोटोप्लाज्म के बारे में सुना होगा, पैरामीशियम के बारे में सुना होगा। पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और इवॉल्व हुए, उन्होंने एडेप्टेशंस को एक्वायर किया एंड देन इस वर्ल्ड में रहना स्टार्ट किया। तो उसका डिटेल्ड क्लैरिटी हमको इस इवोल्यूशन वाले पर्टिकुलर टॉपिक में मिलता है। एविडेंसेस, एविडेंसेस के लिए ना बेटा एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट यूज किया गया हमारे बुक में, दैट इज यू नीड प्रूफ टू प्रूव। तुमको बेटा प्रूफ की जरूरत है कुछ चीज प्रूफ करने के लिए। सपोज हमारे पास XYZ बच्चा है जिसने 97% स्कोर किया, वो आपको बता रहा है। अब आप कैसे मानोगे कि उसको 97% है? क्या ऐसी चीज है जो देख के आप बता सकते हो कि उसको 97 स्कोर आया? रिजल्ट, मार्कशीट। So marksheet is proof, जो प्रूफ करेगा उसका 97% है। So evidences are, ये प्रूफ है जो हमको बताएगा एक्चुअली में कि इवोल्यूशन आया था। टोटल कितने एविडेंसेस है उस साइड में हम लोग जो हमारे एविडेंसेस है वो लिखेंगे, ताकि आपको एविडेंसेस भी पता चले कि भाई एविडेंसेस कौन से हैं। So एविडेंसेस, पहला वाला एविडेंस था हमारा मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। सेकेंड था एनाटॉमिकल, फिर था वेस्टिजियल ऑर्गन, फिर पैलियोंटोलॉजिकल, फिर कनेक्टिंग लिंक, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। इसका एक एक लाइन में क्लैरिटी दे देता हूं मैं। वैसे चैप्टर आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से कुछ ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज दिखती है, जैसे नोज का पोजीशन, आईज का पोजीशन। बेस्ड अपॉन दैट मैंने बोला कि भाई इवोल्यूशन आया है। ये एक एविडेंस है।
बहुत सारे स्पीशीज एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए, ओरिजिनेट हुए। एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्टडी। बोन्स होते हैं हमारे, बोन्स के जॉइंट्स जो होते हैं, ऑलमोस्ट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जॉइंट्स का पोजीशन सेम देखा गया, बेस्ड ऑन विच मेरे को एक प्रूफ मिल गया कि भाई इवोल्यूशन आया था, कुछ एनिमल सेम ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे कुछ लोग यूजलेस होते हैं वैसे कुछ ऑर्गन्स भी यूजलेस होते हैं, उस ऑर्गन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं जो कुछ भी काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स, ईयर पिन्ना, कॉक्सिक्स बोन, जो बॉडी में तो है बट कुछ यूज नहीं आते। बट अपेंडिक्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे बोर्ड में वेस्टिजियल ऑर्गन को लेके, क्योंकि भाई अपेंडिक्स हमें यूजफुल नहीं है बट रूमिनेंट्स में यूजफुल है फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। बिकॉज हम लोग इतना बोलते हैं ना, रॉ फूड हम लोग ज्यादा नहीं खाते, हम लोग पका के खाते हैं, बट जो रूमिनेंट्स होते हैं अगेन चबाते रहते हैं, रूमिनेशन का प्रोसेस करते हैं, इसके लिए अपेंडिक्स उनमें यूजफुल है। 2 मार्क का क्वेश्चन वेस्टिजियल ऑर्गन में से आ सकता है, सो प्लीज इसको याद रखना। ओके, सो वेस्टिजियल ऑर्गन के बाद है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, रेमिनेंट जो एनिमल्स के जो होते हैं आफ्टर देयर डेथ, तो जो बच जाते हैं रेमिनेंट, जिससे हमको पता चलता है कि भाई ये एनिमल पहले हुआ करता था, उसको पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। सो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होगा, जिसके अंदर हम लोग फॉसिल्स का स्टडी करेंगे। इसके अंदर बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पैलियोंटोलॉजी में, सी डेटिंग, दैट इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग पे बेटा कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें हम लोग को ये बताना होता है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कार्बन होता है आफ्टर डेथ के बाद कंजम्पशन बंद हो जाता है। सो कार्बन डेटिंग में C12 C14 आर दी आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो उस बेसिस पे कार्बन डेटिंग का हम लोग को आंसर लिखना पड़ता है कि भाई जितना ज्यादा कार्बन का रेशियो मिलेगा उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उतना लेटेस्ट फॉसिल होगा। तो उसका आपको स्टडी करके जाना कार्बन डेटिंग पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक में आपको पता है कनेक्टिंग लिंक उसको बोलते हैं 2 ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्गेनिज्म में आया, मतलब वो ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म के बीच का कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। सो कनेक्टिंग लिंक के ऊपर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस एंड कनेक्टिंग लिंक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2-2 मार्क्स के लिए, तो इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। आपके बुक में भी एक फोटो दिया हुआ है कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड ऑफ एम्ब्रियो लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक सिंगल ओरिजिन से आए हैं। तो सारा जो इवोल्यूशन का ये एविडेंस है एक ही चीज बताना चाहता है कि पूरा जो यूनिवर्स है वो एक सिंगल ओरिजिन से आया है। मे बी, बिकॉज ये हाइपोथेटिकल चीज है, हमारे पास जो भी प्रूफ थे उससे हम लोग ये साबित करने की कोशिश करते कि भाई एक्चुअली में इवोल्यूशन आया था। अब यहाँ पे आ सकते हो, आप देख सकते हो डार्विन एंड लैमार्किज्म, 2 मेजर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की कुछ थ्योरीज है। डार्विन का थियरी, लैमार्किज्म की थियरी को भी शॉर्ट में हम लोग वाइंड अप करेंगे। डार्विन का क्लियर सा बोलना था कि भाई नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई until and unless nature is going to select you then only you are going to survive. For example, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद जो भी प्रोड्यूस हो चुके हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, सर्वाइवल के लिए, और उसके बाद जो बच जाता है इसका मतलब ये है नेचर ने उसको सेलेक्ट किया है, वो सस्टेन करेगा एंड देन वो अपने जैसा प्रोड्यूस करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है लैमार्किज्म, लैमार्किज्म का बोलना है यूजफुल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ योर हैंड, अगर आप हैंड को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा वो डेवलप हो जाएगा। यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन जितना ज्यादा यूज करते हो वो उतना ज्यादा डेवलप होगा। तो यहाँ पे तो इसका नेचुरल सिलेक्शन था डार्विन का। इसका 2 चीज है, यूज एंड डिसयूज वाला थियरी है ऑर्गन का, एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में भी इसने बहुत कुछ बोला हुआ है। अब ये क्या चीज है बेटा, सी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन जिंदगी में ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा डेवलप्ड होगा। जैसे जिराफ ने नेक ज्यादा यूज किया तो ज्यादा डेवलप हो गया, ऐसा लैमार्क बोलता था। एंड उसके साथ साथ जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, विच मीन्स अगर मैं इस जनरेशन में इस पर्टिकुलर लाइफ में कुछ एक्वायर कर, फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है, इसका मतलब ये नहीं वो एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होगा, बट ये भाई बोलते थे कि भाई एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद स्पीसिएशन, स्पीसिएशन का मतलब क्या होता है, स्पीसिएशन का सिंपल सा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। बहुत सारे अलग अलग तरीके के आइसोलेशन की वजह से 2 स्पीशीज अलग हो गए तो अपने जैसा नया स्पीशीज आगे चल के डेवलप कर सकते हैं, उसको स्पीसिएशन बोलता है। 1 मार्क के लिए इसका डेफिनेशन आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन इवोल्यूशन।
ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ, ह्यूमन कैसे बने मंकी से, होमो इरेक्टस की बात करते, रामापेथिकस की बात करते, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते, होमो इरेक्टस, बहुत सारे बीच में जो जनरेशन आई, एक होमो सेपियंस जो हमारा साइंटिफिक नेम है उसके और मंकीज के बीच में, उसका भी पूरा जो फ्लो चार्ट टाइप है वो भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो आप उससे भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। इन शॉर्ट वीडियो क्लास में दो चीजें आएगी, वन दैट इज नथिंग बट ह्यूमन इवोल्यूशन जो है इसका आपको टाइमलाइन मिलेगा, उसके साथ साथ यू विल बी गेटिंग समथिंग कॉल्ड जो हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस है उसका साइंटिस्ट का फ्लो चार्ट। तो ये दो चीजें अच्छे से करना, एंड ये टोटल ओवरव्यू है आपके चैप्टर का। वीडियो को पॉज करके इवन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो इसकी हेल्प से, एंड यू कैन स्टडी होल चैप्टर बाय जस्ट क्लिकिंग और टेकिंग वन स्क्रीनशॉट। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में या दिए हुए स्क्रीनशॉट्स में, तो प्लीज कमेंट अस बिलो, जो भी क्वेरी होगी आपकी सॉल्व की जाएगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी सेकंड चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।